हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं इंजीनियर एम कुमार आज से आप लोगों के लिए क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 11th का, उस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, मीन्स भौतिक दुनिया। बच्चों, इस क्लास 11th का ये जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इससे ना तो आपको कोई 11th के बोर्ड में एग्ज़ाम में आने वाला है कोई क्वेश्चन, ना आपको इस चैप्टर से जेई या नीट में कोई क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन ये एराइज होता है बच्चों कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपको ये नॉलेज मिलेगा कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। हम ये 2 ईयर्स 11th और 12 में किस टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आएंगे, ये सारे टॉपिक को हम इस फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो बच्चों, इस चैप्टर में मेन 2 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं साइंस क्या होता है। तो जैसा कि जानते हैं, साइंस का मतलब होता है नॉलेज। साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज और टू नो, और टू नो। अब किस टर्म के बारे में नॉलेज, किसको यहाँ जानना है? तो अगर हम बच्चे देखें, हम अपने चारों ओर के यूनिवर्स में अगर देखें तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना, जैसे कि सनराइज का होना, सनसेट का होना, स्टार का ट्विंकलिंग करना, रेनबो का फॉर्मेशन होना, वोल्केनो फॉर्मेशन होना, ये सारे नेचुरल फिनोमेना जो हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं, ये हमारे ह्यूमन माइंड को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, इसके प्रति जानने के लिए जिज्ञासा जगाया कि आखिर ये फिनोमेना हो क्यों रहा है। ये सनराइज हो रहा है, फिर सनसेट हो रहा है, ये रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टार का ट्विंकलिंग हो रहा है, लाइट का आना, डिफरेंट कलर का दिखना, ये सारे हमारे माइंड को जो क्यूरियस किया, इस क्यूरियसिटी को जानना, इस नेचुरल फिनोमेना के पीछे रीज़न क्या था, इसको अनरिवील करना ही कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो साइंस को बच्चों हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, साइंस क्या है। तो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट को, व्हाट इज साइंस। साइंस, तो साइंस इज a systematic attempt. Science is a systematic attempt to understand. Science is a systematic attempt to understand the natural phenomena. Science is a systematic attempt to understand the natural phenomena in as much detail as possible and use the knowledge so gain to predict, modify and control the phenomena. मीन्स बच्चों, साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है ये सारे नेचुरल फिनोमेना को जानना, इसके पीछे क्या रीज़न है, जितना हो सके इसका डिटेल को जानना, उसको प्रेडिक्ट करना, मॉडिफाई करना और इस नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल करना ही साइंस कहलाता है। नेक्स्ट आया बच्चों व्हाट इज़ फिजिक्स। अब नेक्स्ट फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज़ फिजिक्स। तो यहाँ इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिजिक्स।
तो अगर बच्चों देखें तो ये सारे नेचुरल फेनोमेना एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें सनराइज़ का होना, फिर सनराइज़ के बाद क्या होता है, सनसेट होता है। वैसे ही डे और नाइट का होना, डे होता है फिर क्या होता है, नाइट होता है, फिर डे रिपीट हो रहा है। इस तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं क्या ये भी एक फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है जो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, डे फिर नाइट फिर डे फिर नाइट, ये रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा क्या ये फेनोमेना रिपीट हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करा और इससे हम कंक्लूजन निकाला क्या कि अगर अभी डे है तो फिर क्या होने वाला है, नाइट होने वाला है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व करा और इसको एक लॉ बनाया। तो इस तरह से ये नेचर के पीछे लॉ को जानना, ये फेनोमेना कैसे हो रहा है, ये बेसिक लॉ को जानना ही कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो बच्चों फिजिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज of nature and their manifestation in different natural फेनोमेना। मीन्स फिजिक्स क्या है, तो ये नेचर के बेसिक लॉ को जानना, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना ही कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। बच्चों फिजिक्स का मीनिंग ही होता है स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। मीन्स इस भौतिक दुनिया को स्टडी करना, ये फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना ही कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म आया बेसिक लॉज ऑफ नेचर। तो ये लॉ क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं अभी। तो बच्चों हम इस लॉ क्या होता है, इस लॉ को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एक फेमस फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था आरपी फेनमैन। जिन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया इस फिजिक्स के बेसिक लॉ को जानते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा एक चेस बोर्ड गेम को देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं चेस एक गेम है, इस गेम के माध्यम से हम इस बेसिक लॉ को समझते हैं। मान लो बच्चों एक ये चेस बोर्ड है, इस क्लासरूम में आपके दो फ्रेंड चेस गेम खेल रहे हैं। दो फ्रेंड, मान लो आपका एक फ्रेंड है राम, दूसरा फ्रेंड है आपका श्याम। ये दोनों इस क्लासरूम में चेस गेम खेल रहे थे और आप क्या करें, इस क्लासरूम में इंटर करें। आपको मान लो सपोज इस गेम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, आओगे और ये गेम देखोगे और क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। आपको स्टार्टिंग में इस गेम के बारे में कोई बेसिक आइडिया नहीं था, आपने आया और आप अपने दोनों फ्रेंड को देख रहे, राम और श्याम को गेम खेलते हुए, चेस खेलते हुए देख रहे हो। आप देखे क्या कि यहाँ जो प्यादा था, पॉन था, राम ने क्या किया, इस प्यादा को एक स्टेप स्ट्रेट मूव करा। फिर देखा क्या, जैसे ही राम ने एक स्टेप मूव करा, श्याम ने भी क्या किया, अपने एक प्यादा को एक स्टेप मूव कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं क्या, राम ने फिर से इस प्यादा को एक स्टेप मूव कर दिया, एक स्टेप मूव कर दिया। फिर श्याम ने भी एक स्टेप मूव कर दिया।
तो हमने क्या किया, मीन्स आपने क्या किया, आपका नाम मान लो मोहन है, आपने क्या किया, इस गेम को ऑब्जर्व किया और आपने एक कंक्लूजन निकाला क्या कि चेस गेम में प्यादा जो होता है हमेशा क्या चलता है, स्ट्रेट चलता है। मीन्स आपने एक कंक्लूजन निकाला और इस प्यादा के बारे में एक अपने माइंड में एक रूल सेट कर लिया कि ये प्यादा जो होता है हमेशा क्या चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। फिर इस तरह से आपने एक माइंड में रूल बना लिया। फिर आपने देखा क्या, ये जो आप देखते हो कि हेड रहता है हॉर्स का, फिर आप देखें क्या ये राम ने फिर एक दूसरा हॉर्स वाला जो प्यादा होता है उसको मूव करा और इन्होंने, आपने देखा क्या, इस हॉर्स वाले प्यादे को इन्होंने क्या किया, 2 स्टेप स्ट्रेट चला और 1 स्टेप राइट और लेफ्ट चला। फिर आपने एक और कंक्लूजन निकाला कि ये जो हॉर्स शेप का जो प्यादा होता है ये 2 स्टेप स्ट्रेट चलेगा और 1 स्टेप राइट और लेफ्ट चलेगा। इस तरह से आपने सेकेंड रूल अपने माइंड में सेट कर लिया। इस तरह से आप इस गेम को ऑब्जर्व करते गए और अपने माइंड में रूल सेट करना स्टार्ट कर दिए। अब देखते देखते आपको लगा अरे हमने तो चेस गेम आ गया, ये गेम तो ऐसे ही चलता है, प्यादा हमेशा स्ट्रेट चलता है, ये हॉर्स शेप का प्यादा होगा जो ये 2 स्टेप स्ट्रेट चलेगा, 1 स्टेप राइट और लेफ्ट चलेगा। ऐसे आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए और फिर आप बोले वाह हमें तो ये गेम आ गया। आपने क्या किया, अपने माइंड में इस ऑब्जर्वेशन को सेट करा और एक रूल बना दिया। ये जो आपने रूल बनाया यही कहलाता है लॉज। मान लो आप ये क्या थे, ऑब्जर्वर थे, तो आपने इस गेम को ऑब्जर्व करा और ये रूल बना दिया और यही रूल कहलाया लॉज, जो आपने ऑब्जर्वेशन से बनाया। अब बहुत खुश हुए, चलो ये चेस गेम इतना इजी था, हम तो समझ गए। जैसे आपने लॉज बनाया सब कुछ अच्छा लगा, चलो खुश हो गया, अब हम गेम सीख गए। तभी देखते हैं क्या, ये राम जो है एक नया मूव चल दिया। इस प्यादा को क्या किया, जैसे ही ये श्याम का एक प्यादा एंगल में आया तो इन्होंने क्या किया, राम ने क्या किया, अपने प्यादा को क्रॉस चल दिया। क्या चल दिया, क्रॉस चल दिया। क्या हो गया, आपके सारे लॉ फेल हो गए। आपको फेल होता हुआ दिख गया। अरे हमने तो ये सोचा था प्यादा ये स्ट्रेट चलता है, लेकिन यहाँ तो स्ट्रेट चला ही नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर मूवमेंट कर दिया, मीन्स क्रॉस चल दिया। तो यहाँ से आपका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। जो आपने सोचा था सारा धराशायी हो गया। फिर आपने क्या किया, आपने जो लॉ बनाया ऑब्जर्वेशन से, इसमें आपने क्या किया, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, इम्प्रूव कर दिया और आपने इस लॉ में एक और लॉ ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सही किया, आपने इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया और इस तरह से इसमें आपने एक लॉ और सेट कर दिया कि ये जो प्यादा होगा ये स्ट्रेट चलेगा और जब कोई प्यादा इसके क्रॉस में आएगा तो ये क्रॉस चल सकता है। इस तरह से आपने इस लॉ में इम्प्रूव किया। ऐसे ही आर.पी. फेनमैन ने बताया कि ये जो हमारा नेचर है, ये नेचर भी एक चेस गेम की तरह है। जिस चेस गेम को नेचर प्ले करता है और हम लोग क्या है, बस ऑब्जर्वर है। हम लोग मीन्स हम हो गए, फिजिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो, ये सब क्या है, एक ऑब्जर्वर है। और जो भी ये नेचुरल फेनोमेना हो रहा है इसको हम बस ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन से हम एक लॉ बनाते हैं और ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने इमेजिन किया कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के सेंटर पे सन है। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया, इमेजिन किया कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है इसके सेंटर पे क्या है, सन है। ये हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के सेंटर पे क्या है, सन है। फिर इन्होंने ये इमेजिन किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था टाइको ब्राहे, जिसका नाम क्या था, टाइको ब्राहे। इन्होंने इस थ्योरी को ऑब्जर्व करा और इसमें थोड़ा और इम्प्रूव किया। इन्होंने बताया, इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने बताया क्या कि ये जो हमारा हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट जो है ये सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, मीन्स ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और सर्कल के सेंटर पे जो है ये सन है।
जिन्होंने ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया और इन्होंने बताया क्या कि हमारे सारे प्लानेट सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है सारा प्लानेट। एक एग्जांपल मान लो, जैसे हम अपना अर्थ का ही ले लेते हैं, तो ये अर्थ जो है सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और इसके सेंटर पे क्या है, सन है। इस तरह से टाइको ब्राहे ने इसको थोड़ा इम्प्रूव किया और इन्होंने अपना थ्योरी का नाम दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और इन्होंने बताया क्या सारे प्लानेट जो है सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। फिर इनके थ्योरी को ऑब्जर्व किया नेक्स्ट साइंटिस्ट जॉन्स केपलर ने। उन्होंने देखा क्या कि ये जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। फिर इन्होंने थोड़ा इसको इम्प्रूव किया। किसने इम्प्रूव किया? जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर ने 3 लॉ दिया जिसके बारे में हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बस बेसिक देखते हैं कि कैसे हमारा लॉज टाइम टू टाइम इम्प्रूव होते चला जा रहा है। तो जॉन्स केपलर ने क्या किया, इन्होंने बताया क्या कि ये जो सारे प्लानेट है ये सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा है, बल्कि ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। और इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, उसके एक फोकस पे क्या है, सन है। और इस तरह से जॉन्स केपलर ने एक इलिप्टिकल थ्योरी दिया। ये मान लो इलिप्स है, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। और इन्होंने बताया क्या कि सन जो है इलिप्स के एक फोकस पे होता है और सारा प्लानेट जो है, जैसे एक एग्जांपल अर्थ ही लेते हैं, सारा प्लानेट जो है ये सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। और इस तरह से जॉन्स केपलर ने टाइको ब्राहे के थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव किया और इन्होंने बताया कि ये सर्कुलर पाथ नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। और इस तरह से हमारे लॉ जो है इम्प्रूव होते चले गए। उसके बाद आता है न्यूटन साहब आते हैं और ये लॉ देते हैं, बहुत फेमस लॉ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। और इस तरह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये न्यूटन साहब जो है इसके मोशन को डील करते हैं। इस 2 सन और प्लैनेट के, सारे प्लैनेट के बीच में कौन सा फोर्स लगता है जिसके लिए ये मूव करता है, ये सारे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि हमारा ये साइंस में जो कोई भी लॉ है वो फाइनल नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं देयर इज नो फाइनल लॉज इन साइंस। मीन्स साइंस में कोई भी लॉ फाइनल नहीं है, ये टाइम टू टाइम क्या होगा, चेंज होते रहेगा। अब नेक्स्ट बच्चों आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हेडिंग देना यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों हेडिंग देंगे यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों जैसा नाम ही लग रहा है यूनिफिकेशन मीन्स एकीकरण। तो इस यूनिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मीन्स एकीकरण। तो अगर हम अपने साइंस में, फिजिक्स में देखें तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जो है कोई बेसिक फ्यू कॉन्सेप्ट और लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरह से सारे डाइवर्स फिनोमेना को एक बेसिक लॉ, बेसिक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना ही कहलाता है यूनिफिकेशन। जैसे कि हम अगर देखें तो फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, मोशन ऑफ मून
अराउंड अर्थ। ऐसे बहुत सारे फेनोमेना जो है ये एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो लॉ था क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स इस सारे फेनोमेना के पीछे जो रीजन था, इस सारे फेनोमेना को हम एक सिंगल बेसिक लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, जिस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस सारे फेनोमेना को सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना ही कहलाता है यूनिफिकेशन। मीन्स हम यूनिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफिकेशन इज डीलिंग ऑफ डाइवर्स फेनोमेना इन अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड बेसिक लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड बेसिक लॉ एंड कॉन्सेप्ट इज नॉन एज यूनिफिकेशन। मीन्स बहुत सारे फिनोमेना को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना ही कहलाता है यूनिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों रिडक्शन। तो नेक्स्ट रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन तो हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिसको हम सिंगल लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड करते हैं और सर्टेन लॉ का यूज़ करके हम पार्ट्स बाय पार्ट्स उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड करके उसको डील करना ही कहलाता है रिडक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने फिजिक्स में एक जो ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। क्या? थर्मोडायनामिक्स। ये जो थर्मोडायनामिक्स ब्रांच है ये बहुत कम्प्लेक्स है। ये थर्मोडायनामिक्स जो डील करता है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंट्रॉपी, हीट इंजन, इफिशियंसी। तो ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये बहुत कम्प्लेक्स ब्रांच है जो डील करता है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंट्रॉपी, हीट इंजन, इफिशियंसी। ये बहुत सारे टर्म आता है। तो हम क्या करते हैं, इस थर्मोडायनामिक्स को, ये फिनोमेना को डील करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड करते हैं। हम पहले टेम्परेचर पढ़ते हैं, फिर इंटरनल एनर्जी के लॉ को देखते हैं, फिर इंट्रॉपी के लॉ को देखते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड करते हैं और इस तरह से हम थर्मोडायनामिक्स के फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो फिनोमेना है जो पार्ट्स बाय पार्ट्स डील करते हैं, यही कहलाता है रिडक्शन। तो बच्चों समझ में आया यूनिफिकेशन क्या है? तो बहुत सारे लॉ को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना कहलाता है यूनिफिकेशन। और रिडक्शन क्या होगा? कम्प्लेक्स फिनोमेना को पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड करके सारे के लिए डिफरेंट लॉ अप्लाई करके हम जो इस फिनोमेना को डील करते हैं ये कहलाता है रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों हेडिंग देंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो हेडिंग देना है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो ये जो बच्चों अपना फिजिक्स है ये बहुत वास्ट ब्रांच है। इसमें बहुत सारे, इसमें अगर हम देखें तो नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो नेचर में स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन से लेके लार्जेस्ट बॉडी, प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, सन हो गया, ये सारे टर्म के बारे में अपने को स्टडी करना है। तो हम क्या करते हैं, इस फिजिक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स को बच्चों हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट है मैक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है
मेसोस्कोपिक। थर्ड पार्ट है मेजोस्कोपिक। मेजोस्कोपिक तो जैसा कि मैक्रोस्कोपिक नाम से लग रहा है, मैक्रो मीन्स क्या होता है, थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट। तो ये जो फिजिक्स का ये ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होंगे, लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट, हालांकि ये जो पहले ही 1700 से पहले, सेंचुरी से पहले जो जिसके बारे में हमें क्यूरियोसिटी लाया, जैसे हम स्टार का ट्विंकलिंग होना, ये सारे सन का राइज सनसेट होना, ये रेनबो का फॉर्मेशन, ये सारे फिनोमेना को डील करना, ये पुराने ऑब्जेक्ट के बारे में जानना, ये कहलाता है मैक्रोस्कोपिक। मीन्स हम मैक्रोस्कोपिक में पुराने ऑब्जेक्ट जो ये बहुत पहले से चले आ रहा है उसको हम यहाँ पे डील करते हैं, इसलिए हम मैक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम क्लासिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, तो मैक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। हम इस मैक्रोस्कोपिक को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में। पहला जो आ जाता है वो आता है मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट है बच्चों क्या, मैकेनिक्स। सेकेंड पार्ट है थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड पार्ट है थर्मोडायनामिक्स। थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और बच्चों नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक्स। तो हम बच्चों ये क्लासिकल फिजिक्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट है मैकेनिक्स, नेक्स्ट पार्ट है थर्मोडायनामिक्स, नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स और नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक्स। ये जो मैकेनिक्स टर्म है ये ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करता है। मीन्स मोशन के पीछे रीज़न क्या है, ये कैसा मोशन हो रहा है, कितना मूव कर रहा है, ये सारे टर्म को हम यहाँ पे डील करते हैं। किसमें, मैकेनिक्स में। इसका जो मेन फाउंडेशन है, मेन जो योगदान जाता है मैकेनिक्स में, वो है न्यूटन साहब का। न्यूटन्स के बेसिक लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो इस मैकेनिक्स को डील करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स में हम बच्चों पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड टर्म जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। इसमें हम ये जो वाटर का फ्लो होता है, ये वाटर भी एक वेव की तरह बिहेव करता है, जिसको हम कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सारे टर्म को हम मैकेनिक्स में डील करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया। ये जो हमारा साउंड वेव है जो एयर में प्रोपैगेट करता है, इस साउंड वेव को भी हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। प्रोपैगेशन ऑफ साउंड वेव, प्रोपैगेशन ऑफ साउंड वेव इन मीडियम। फिर नेक्स्ट आ गया बच्चों बेंडिंग ऑफ रॉड। अगर हम किसी रॉड पे वेट देते हैं तो ये क्या होता है, बेंड करता है। तो ये सारे फिनोमेना को हम मैकेनिक्स में डील करते हैं। बेंडिंग ऑफ रॉड, तो ये सारे टर्म को हम डील करेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। नेक्स्ट आ गया बच्चों थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में जो हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे बच्चों स्पेस कम है तो हम यहाँ पे लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स को जो एक्सप्लेन करेंगे। चलो नेक्स्ट आया थर्मोडायनामिक्स, चलो यहाँ ही लिखते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम डील करेंगे बच्चों टेम्परेचर को, टेम्परेचर। नेक्स्ट इसमें आएगा हीट, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, efficiency, heat
हीट इंजन, ये सारे फिनोमेना जो थर्मल से रिलेटेड होगा, ये सारे फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, चार्ज के डायनामिक्स, चार्ज के मोशन, चार्ज के कारण जो भी फिनोमेना होगा, ये सारे फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रो में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में, मोशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। इस मोशन ऑफ चार्ज के मोशन से जो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फिनोमेना क्रिएट होता है, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इसमें आ जाएगा EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को भी स्टडी करेंगे। ये सारे फिनोमेना जो आएगा, ये सारे फिनोमेना जो रिलेटेड है किससे है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। तो ये हम सारे चार्ज के बिहेवियर के बारे में, जब चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज कांस्टेंट मूव करेगा, जब चार्ज वेव के तरह बिहेव करेगा, ये सारे फिनोमेना को हम डील करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, ये चार्ज के बिहेवियर से ही ज़्यादा डेवलप किया है। तो इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, हम इसमें EM वेव के बारे में ही भी देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम को भी देखेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे फिनोमेना जो रिलेटेड है वो है चार्ज से रिलेटेड है, तो ये सारे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डील करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स जो है लाइट से रिलेटेड है, तो इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, इसमें रिफ्रैक्शन भी आएगा। तो ये सारे फिनोमेना लाइट इसमें पढ़ेंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन जो आपने 10th में भी देखा, लेकिन यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सम नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेना ड्यू टू लाइट को देखेंगे। फिर हम इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होना, रेनबो का फॉर्मेशन होना, ये सारे नेचुरल फिनोमेना जो लाइट के कारण होता है, ये सारे टॉपिक को हम स्टडी करेंगे किसमें, ऑप्टिक्स में। तो बच्चों ये जो दो ब्रांच, दो पार्ट्स जो देख रहे हो आप, मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, हम ये दो पार्ट्स को 11th में ये स्टडी करने वाले हैं। बट ये जो आप दो पार्ट्स देख रहे हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स, ये दो पार्ट्स को हम 12 में स्टडी करेंगे। तो दो पार्ट्स अपने को आएगा ये 11th में, दो पार्ट्स आ गए किसमें, 12 में। नेक्स्ट आता है बच्चों माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, तो ऐसा फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, मीन्स सारे न्यूक्लियर फिनोमेना जो होगा, ये सारे फिनोमेना को हम डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक में। ये जो 1800 सेंचुरी के बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, ये सारे आ जाते हैं इस माइक्रोस्कोपिक में। तो इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक को मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी हम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्वांटम फिजिक्स भी है। तो इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स, इसमें मीन्स हम मॉडर्न छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। तो इसमें हम स्टडी करेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बिहेवियर, ये सारे टर्म को हम स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रोस्कोपिक में, जिसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं या
क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। तो ये सारे जो क्वांटा पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोपिक में स्टडी करते हैं। ये भी बच्चों आएगा आपको 12 में, इसके बारे में भी आपको 12 में स्टडी करना है। 12 के सेकंड लास्ट जो अक्टूबर नवंबर में आएगा, यहाँ पे हम ये मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों मेजोस्कोपिक। ये जो मेजोस्कोपिक है, हालांकि अपने को इस 2 टॉपिक के बारे में ही ज़्यादा स्टडी करना है, लेकिन ये मेजोस्कोपिक जो है ये इंटरमीडिएट है किसके किसके बीच का, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मीन्स मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के इंटरमीडिएट जो आता है वो आता है मेजोस्कोपिक। मीन्स मेजोस्कोपिक में ये जो पार्टिकल्स एटम न्यूक्लियस के 10 to 100 टाइम्स पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। तो मेजोस्कोपिक जो है ये आता है इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच का जो पार्टिकल्स है, जो 10 to 100 टाइम्स होता है ये एटम न्यूक्लियाई का, ये सारे टर्म के बारे में हम स्टडी करते हैं मेजोस्कोपिक में। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का क्या योगदान है। फोर्स, हमारे जो फोर्स है ये वैसे 1000 बहुत सारे टाइप्स के फोर्स होते हैं, लेकिन ये सारे फोर्स जो हैं 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो हम ये 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स को भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे और डिवाइस कर लेंगे। चलो, थैंक यू।